आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को कहीं कोई भी दिक्कत आती है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को बहुत टॉर्चर किया जाता था। हमने दिल्ली पुलिस में एक स्पेशल टीम खोला है जिसमें नॉर्थ ईस्ट में कोई भी दिक्कत हो तो वे उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करते हैं। मेरा ऑफिस नॉर्थ ईस्ट की सभी दिक्कतों पर प्रतिक्रिया करता है। हम खुद एक्शन लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम नॉर्थ ईस्ट की इज्जत के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसा है, अभी दिल्ली में 3 अरुणाचल लड़की के साथ मालवीय नगर में जो घटना हुई है, तीनों अरुणाचल लड़की के साथ में हमारे ऑफिस से मेरा खुद ऑफिस का स्टाफ टच में है और पहले दिन से हम दिल्ली पुलिस के टच में है। अभी नॉर्थ ईस्ट का कोई भी आदमी, लड़का लड़की, स्टूडेंट्स, किसी का साथ दिल्ली में कुछ भी घटना होता है तो तुरंत एक्शन लेता है। तो इसमें भी जो घटना हुआ मालवीय नगर में, पुलिस कार्रवाई किया। मैं खुद बात करके मैं फॉलोअप कर रहा हूं और अरेस्ट भी हो गया है। अभी सख्ती से हम लोग कानूनी तौर पर एक्शन भी लेगा और सबक भी सिखाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का साथ बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। और आपको तो मालूम ही है, पहले में तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ में कितना टॉर्चर होता था, मार के फेंक देता था, कोई पूछने वाला भी नहीं होता था और पुलिस पे एक्शन नहीं लेते थे। उल्टा पुलिस भी हमारा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पहले तो हैरेसमेंट करते थे, आजकल तो ये कर नहीं सकता है। मैं खुद भी बैठा हूं। मैं जब होम मिनिस्ट्री में था उसी समय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हम लोगों ने स्पेशल दिल्ली पुलिस में एक फोर्स बनाया है, एक स्पेशल सेल खोला है जिससे नॉर्थ ईस्ट का कोई भी प्रॉब्लम है तो स्पेशल हेल्पलाइन में खबर करता है और एक्शन लेता है। अभी देश में अलग अलग स्टेट में भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ अगर कुछ भी घटना घटते हैं तो हम लोग फॉलोअप करते हैं। पहले जैसे नहीं है, अभी चेंज हो गया। पहले तो हमारा कोई माँ बाप नहीं था, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इतना इंसल्ट करते थे और टॉर्चर करते थे, कॉलेज में भी चुपचाप सहन करके बैठते थे। अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो हम लोग खुद है, मैं खुद एक सीनियर मंत्री के नाते मेरा ऑफिस लगातार कोई भी प्रॉब्लम हो नॉर्थ ईस्ट का, मेरा ऑफिस उसमें एक्शन लेता है। बाकी तो सिर्फ डिमांड करते हैं। पहले तो हम लोग भी डिमांड करते थे। अभी भी देखिए, कोई चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर या कोई स्टूडेंट यूनियन या एनजीओ डिमांड करते हैं एक्शन होना चाहिए। हम तो डिमांड नहीं करते, हम तो खुद एक्शन लेते हैं। हम सरकार में हैं, इसलिए अभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोई चिंता करने का बात नहीं। कुछ भी घटना होगा, एक्शन होगा। हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए देश से कोई भी नॉर्थ ईस्ट में आता है हम लोग भी टॉर्चर नहीं करता है। और 1-2 घटना होता भी है तो हम हमेशा कहता है नॉर्थ ईस्ट में भी देश से कोई भी आएगा, उसका नॉन ट्राइबल्स हो या कोई भी हो, टॉर्चर नहीं होना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना है, वायलेंस नहीं होना है। उसी प्रकार हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी कहीं भी देश में जाएंगे, पढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए, घूमने के लिए, कुछ भी समस्या होता है तो तुरंत उसको कार्रवाई भी होता है। और अगर इंडिविजुअल लेवल में झगड़ा होता है वो तो इंसान है, कहीं भी घटना होता है, लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट को अगर टारगेट करेगा तो फिर एक्शन भी होगा। नरेंद्र मोदी जी का सरकार में नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने के बाद अभी मेरा भी ड्यूटी बनता है। मैं तो सीनियर मिनिस्टर हूं अभी गवर्नमेंट में, इसलिए अभी हमारा डिमांड करने का नहीं है। हम डिमांड किसको करेंगे, हम खुद ही एक्शन लेना है। हमारा सरकार है दिल्ली में, और जो स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो अभी नॉर्थ ईस्ट का इज्जत के लिए हम कुछ भी करेगा। हमारा ये अपना आइडेंटिटी, अपना इज्जत के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी हम आश्वासन देता है, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग जब तक है हम लोग कार्रवाई करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा है कि ममता बनर्जी का हाल ऐसा हो गया है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सिल्लीगुड़ी का नाम बदला, बोलपुर का नाम बदला, जब वे किसी जगह का नाम बदलती हैं तो क्या वो राजनीति नहीं है? और यदि हमारी केंद्र सरकार किसी जगह का नाम बदलती है तो वे इसे राजनीतिक चश्मे से देखती है। केंद्र सरकार ने हमेशा बंगाल को प्राथमिकता में रखा है, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि केंद्र सरकार का पश्चिम बंगाल में नाम हो, इसलिए वे ऐसा बयान दे रही हैं। आने वाले समय में बंगाल की जनता ममता बनर्जी को मुंहतोड़ जवाब देने वाली है और विकास का
चयन करने वाली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व का बंगाल में चुनाव करने वाली है और पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी का हाल ऐसा हो गया है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ममता बनर्जी जी ने अपने कार्यकाल में सिलीगुड़ी का नाम बदल करके तिस्ता कर दिया, बेलपुर का नाम बदल करके एक और नया नाम रख दिया, गीता बितान। तो जब वो अगर किसी चीज का नाम बदलती हैं तो क्या वो राजनीति नहीं होती? और अगर सेंट्रल से मोदी जी ने या हमारी सरकार ने सेंट्रल के अगर कोई नाम बदला है, नाम परिवर्तन किया है, तो उस पर वो ये राजनीतिक चश्मे से देखती हैं, तो उनकी पुरानी ये आदत है। और रहा सवाल केंद्र के जो सहयोग का, देखिए आज इतनी सारी योजनाएं सेंट्रल के माध्यम से हर राज्य को मिल रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अगर किसान सम्मान निधि की बात करें, वहां के बंगाल के किसानों को लाभ से उन्होंने वंचित किया। उन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए किसानों का डेटा ही केंद्र सरकार को नहीं भेजा, तो उनको लाभ कहां से मिलता? बाकी रहा सवाल बंगाल के सहयोग का, रेल परियोजनाओं की बात कर ले, यातायात परियोजनाओं की आप बात कर ले, चाहे आप आवास की बात कर ले, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर ले, चाहे मुफ्त राशन की बात कर ले, कोविड की वैक्सीनेशन की बात कर ले, लगातार केंद्र सरकार ने हमेशा बंगाल को प्राथमिकता में रखा है। चूंकि ममता बनर्जी ये नहीं चाहती कि मोदी जी का या केंद्र की सरकार का पश्चिम बंगाल में नाम हो, इसलिए इस तरीके से उल जुलुल बयान। और वैसे भी उनकी नवाबी ठाठ जो है, ममता जी के जो नवाबी ठाठ है, हम सबसे छिपे नहीं है। तो बस यही कहूंगी मैं कि फिर से आने वाले समय में जनता, बंगाल की जनता मुंहतोड़ जवाब ममता बनर्जी को इस चुनाव में देने वाली और विकास को ही चयन करने वाली है, मोदी जी के नेतृत्व को बंगाल में चयन करने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया और हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री वहां क्या करने, क्या देखने और क्या समझौते करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये सभी बातें प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय को बतानी चाहिए। विदेश मंत्रालय को एक बयान जारी करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी वहां क्या करने जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री अपना दौरा हिंदुस्तान का रद्द करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले नेतन्याहू ने अपना दौरा सुरक्षा कारणों से रद्द किया था, ऐसा लोग बताते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। भाई क्या करने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, कौन से समझौते करने जा रहे हैं, उन समझौतों के मूल में क्या है, ये सारी की सारी बात प्रधानमंत्री कार्यालय को और विदेश मंत्रालय को बतानी चाहिए। और आज की डेट में इजराइल के चूंकि अमेरिका से बड़े क्लोज रिलेशन हैं और जो एप्स्टीन फाइल के लोग हैं उनके भी बड़े क्लोज रिलेशन इजराइल से बताए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों की व्यापक दृष्टि में विदेश मंत्रालय को बयान जारी करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी वहां क्या क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आधारभूत संरचना और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। आज देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विदेशी दौरे पर हैं। जर्मनी से लेकर सिंगापुर और जापान में उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न देशों के भ्रमण पर है। लाखों करोड़ों के पैकेज के ऑफर मिल रहे हैं और एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो रहे हैं, जिन्हें धरातल पर उतारने का काम लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपने प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द है और उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आम आदमी या उत्तर प्रदेश का आम नागरिक अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। आज देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी विदेशी दौरे पर हैं। जर्मनी से लेकर के सिंगापुर और जापान में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विभिन्न देशों के भ्रमण पर है और रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं कि लाखों करोड़ के पैकेज के ऑफर मिल रहे हैं और एमओयू साइन हो, उनको धरातल पर उतारने का काम लगातार जारी है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से अपने प्रतिनिधिमंडल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप देखेंगे कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश राज्य निवेश के मामले में औद्योगिक जगत में नंबर 1 पर आएगा। देखिए, समाजवादी उनके पेट में दर्द है और उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उत्तर प्रदेश का
जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में विकास की वजह से नंबर 1 पर आ रहा है। उसका जो आर्थिक हालात बदल रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश का नागरिक, हर नागरिक अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट। आपको बता दें कि देखिए, पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं और उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे। कंप्रोमाइज स्टोरी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। किस प्रकार से गांधी परिवार का कंप्रोमाइज मिशन चलता रहा, देश की जनता के कंप्रोमाइज कर हमेशा अपने हितों की रक्षा पर कैसे पूरा नेहरू गांधी परिवार काम किया है, मैं उसकी जानकारी थोड़ा आपसे साझा कर रहा हूं। एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरे लिए लायबिलिटी है। इस एक प्रधानमंत्री के रूप में ये शब्द कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ, पर उनका किस प्रकार से संबंध रहा विदेशी ताकतों के साथ वो हम सबको ही जानते हैं। और अभी के जो बब्बर शेर बन रहे हैं, वो राहुल को भी आपने देखा है कि किस प्रकार से विदेशी शक्तियों के कठपुतली बनकर वो काम करते हैं। ये जो पूरा कांग्रेस परिवार का कंप्रोमाइज मिशन रहा है, इसके कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के सचिवालय CIA और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए किस प्रकार खुली किताब के रूप में था। 1954 में नेहरू ने किस प्रकार से बिना किसी रिवार्ड के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया, ये हम सबको जानते हैं। पंचशील की आड़ में किस प्रकार से अक्साई चीन का कब्जा मान लिया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस प्रकार से पत्र लिखकर चीन को स्थायी सीट देने की वकालत की गई, ये हम सब ने देखा है नेहरू का कंप्रोमाइज मिशन। अब आते हैं माननीय इंदिरा गांधी जी के पर, जिन्होंने लगातार एक बड़ी छवि बनाई थी, लेकिन हम सबको ध्यान में है कि अमेरिकी राजदूत मोहिना ने माना था कि CIA ने कांग्रेस को चुनाव में प्रचार करने के लिए पैसा दिया। शिमला समझौता, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बिना PO के कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये किया गया। राजनीतिक रूप से कच्चा टीपू जो है श्रीलंका का, उसको किस प्रकार से उपहार स्वरूप श्रीलंका को दे देना इंदिरा गांधी के कंप्रोमाइज मिशन की स्टोरी बताता है। आइए राजीव गांधी के कंप्रोमाइज मिशन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि रक्षा सेवा में किस प्रकार से अपने उस डील को पर्सनल बैंक अकाउंट को मजबूत करने का माध्यम बनाया गया। बोफोर्स घोटाले में स्वीडिश जांच के लिए किस प्रकार से उसको रोकते हुए अपने मित्र के लिए कोटोरोची को बचाने का किस प्रकार से प्रयास किया गया। हम लोगों ने देखा कि भोपाल गैस कांड में हजारों भारतीयों के हत्यारे वोरेन एडरसन को राजकीय विमान से सुरक्षित देश से बाहर करना, आखिर इस कंप्रोमाइज मिशन का कहानी को ही न बताता है। और इसके बाद सोनिया गांधी जी का, जिनका पूरा राजनीतिक अगर आप देख सकते हैं तो 2004 से 14 के बीच में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सुपर PM बनकर समांतर सरकार और कैबिनेट का संचालन करना निश्चित रूप से कंप्रोमाइज PM का मिशन जो कांग्रेस का था उसको पूरा कर रही थी। और आप उसी कालखंड में आपको ध्यान में होगा, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार और जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क से फंडिंग कराना, किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये काम किया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा गुप्त समझौता किया गया, निश्चित रूप से ये उनके कंप्रोमाइज मिशन की झलक है। अब आते हैं जो निगेटिव पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं, राहुल गांधी जी 247 से अधिक विदेशी यात्राएं किए, पर उनमें से अधिकांश यात्राओं को सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी नहीं देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत हो रहा था। विदेश जाकर भारत विरोधी इल्हान अमर और सोरस जैसे करीबियों से मिलना और उनके इशारे पर भारत में ओछी राजनीति करना, ये किस मिशन के तहत हो रहा था। हम लोगों ने देखा था लद्दाख के सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में भी किस प्रकार से शाकिर मेराली जैसे विदेशी नागरिकों के साथ घूमना, जिसका पूरा कैरियर सोरोस समर्थित पूंजीपतियों के जो चीनी और पाकिस्तानी एजेंसियों का पैसा देने का काम करता है, उन एजेंसियों के साथ जिसका मिली भगत है, उसके लिए आप काम कर रहे थे। ये दिखता है कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कंप्रोमाइज लीगेसी को ही आगे बढ़ाने वाली रही है, जिसके अंतिम दूत बनकर राहुल गांधी सामने नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर पूरे कांग्रेसियों की जो अराजकतावादी मानसिकता को राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, वो दिखता है कि राजनीति की जो कंप्रोमाइज एटीट्यूड रहा है उनका, पहले देश की हितों को कंप्रोमाइज करना, देश की राजनीतिक
दिशाओं को कॉम्प्रोमाइज करना, और मैं तो कहता हूं कि बड़े पैमाने पे जो युवाओं का एक सकारात्मक सोच आगे बढ़ने की बात आती है, जो देश आज सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ खड़ा है, उस युवाओं को भी गलत रास्ते पर भटकाने का काम कोई कर रहा है, तो ये सोनिया, राहुल और जो कॉम्प्रोमाइज मिशन के तहत चल रहा है भारत के लिए, वो निश्चित रूप से हम सबको सचेत होने की बात है। और मैं तो मानता हूं कि भारत की जनता इनके कॉम्प्रोमाइज मिशन को समझ चुकी है। ये देश के हितों के साथ कोई भी समझौता कर सकते हैं, इसके लिए देश की जनता उनको अभी आने वाले समय में भी सजा देगी, तब जाके इनको समझ में आएगा। बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम किए जाने पर कहा कि बहुत लंबे समय से केरलम के जनमानस की ये मांग थी कि प्रदेश का जो वास्तविक नाम मलयालम भाषा में है केरलम, उसे पुनः रखा जाए। इन्हीं जनभावनाओं का आदर करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने यह निर्णय किया कि केरल प्रदेश का नाम केरलम किया जाएगा। हमने देखा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से एक स्वरूप साफ है कि हम अपनी भारतीय विरासत का पूरा सम्मान करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी विदेशी और गुलामी मानसिकता से ग्रसित हैं, और अगर केरल से केरलम किया जाए तो वो विरोध करते हैं, राजपथ से हटाकर कर्तव्य पथ किया जाए तो वो विरोध करते हैं। गुलामी और विदेशी मानसिकता में वे जीन के आदि हो चुके हैं। देखिए, बहुत लंबे समय से ये मांग थी केरलम के जनमानस की कि प्रदेश का नाम जो ओरिजिनली नाम लैंग्वेज में है केरलम, उसी को रखा जाए जो मलयालम में है। और इसी जन भावनाओं का आदर करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश का नाम केरलम किया जाएगा। मुझे लगता है कि पूरा समाज, हर एक जनमानस केरलम का, और राजनीतिक दल भी इसका स्वागत कर रहे हैं। और जब से हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से एक पैटर्न क्लियर है कि हम अपनी भारतीय पहचान पर, अपनी भारतीय सिविलाइजेशनल लेगेसी का पूरा सम्मान करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी विदेशी और गुलामी मानसिकता से ऐसे ग्रसित है कि अगर केरला से केरलम किया जाए तो वो विरोध करते हैं, अगर लुटियंस की मूर्ति हटाकर राजा जी की मूर्ति लगाई जाए तो वो विरोध करते हैं, राजपथ हटाकर कर्तव्य पथ किया जाए और नेताजी की प्रतिमा लगाई जाए तो वो विरोध करते हैं, औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे करे तो वो विरोध करते हैं। तो गुलामी और विदेशी मानसिकता में जीने के आदी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के लिए रवाना हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी 2026 को इजराइल का राजकीय दौरा करेंगे, और यह प्रधानमंत्री का इजराइल का यह दूसरा दौरा होगा। ये तस्वीरें देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के लिए रवाना हो चुके हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के बुलावे पर वो पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को वहाँ रहेंगे और इजराइल का राजकीय दौरा भी करेंगे। ये प्रधानमंत्री का इजराइल का जो दौरा है, ये 9 साल के अंदर में ये दूसरा दौरा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।